तो चैप्टर का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। और ये शायद आप लोग का चैप्टर नंबर 4 होगा शायद, है ना। पहला क्या है? तू जिंदा है। तो दूसरा ईदगाह। तीसरा क्या है? करमवीर। और चौथा क्या है? भगत। ठीक है, नहीं होगा तो देख लेना अगला, ने तो उससे पीछे वाला चैप्टर होगा। ठीक है, बातचीत नहीं करना ही नहीं, बातचीत। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, चैप्टर का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। और जितना सारा बुक में चैप्टर है उस सब चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है बिहार बोर्ड में, है ना। आप कई बार देखोगे जब सारा चैप्टर को मिलाओगे तो उसमें से हो सकता है किसी चैप्टर से क्वेश्चन दिया ही नहीं गया, और किसी चैप्टर से 6 7 7 8 8 क्वेश्चन दे दिया गया। तो इससे क्वेश्चन आता है, कभी कभी इससे 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु कहा जाता था, इस विचारों की व्याख्या करने के लिए, है ना। वो 5 नंबर में देता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है, बाल गोविंद गृहस्थ थे कैसे, है ना, या उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। आप लोग नहीं पढ़े हो चैप्टर बाल गोविंद भगत, जो सब पढ़े हो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो अभी पढ़ लेंगे। इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात से पहले से ही बता दिया जाएगा, मतलब, लेकिन हम आपको ऐसे बताएंगे जैसे हम पहले पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहले समझेंगे, बाद में कुछ पॉइंट होगा जो लिखना है, कुछ पॉइंट को लिखना है। ठीक है, उतना सारा नहीं लिखना है। बाल गोविंद भगत के जो राइटर है राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी है क्या? पुर लिखा हुआ है, बेनीपुरी लिखा हुआ है। सुनो, तो इससे पहले कभी भी ये नहीं बताते कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, है ना, क्योंकि इस सब से आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, आपके जानकारी के लिए बस याद रखना है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में आप लोगों को नहीं पूछेगा, थोड़ा ध्यान सुनना। अब लोग इतना हड़बड़ करके काहे ला कॉपी निकाल रहे हो भाई, मतलब सुन तो लो, लग रहा छापने उपने के लिए आता है। और टेंशन नहीं लो, जिसको लिखना हो ना घर पे लिख लेना यूट्यूब से, बाद में कि पहले केवल शांति से सुनो, उसके बाद छुट्टी जब हो जाएगा ना तो उसके बाद आराम से बैठ करके भर मास लिखते रहना है। लेकिन पहले कम से कम सुनो ताकि याद हो जाए, और नहीं सुनोगे खाली लिखोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं। हाँ सुनो, तो चैप्टर का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। बड़ा बोलती है लेकिन सरो उधर जो है उसी समय। तो चैप्टर का नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। और बाल गोविंद भगत के राइटर, लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, दूसरा बात ध्यान सुनना कि बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है ना, वो कविता, कहानी, निबंध, इस सब में से क्या है? रेखा चित्र। आप कहोगे रेखा चित्र किसको कहते हैं, है ना। तो जब किसी कथा को, जब किसी नाटक को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाए, है ना, कि जैसे लगे कि ये तो मतलब ऐसे आपको सामने में नजर दिखने लगे सब कुछ, कि जैसे एक बाल गोविंद भगत है, उसका एक बेटा, उसका एक पुतौ है ना, मतलब उस नाटक को ऐसे इस ढंग से किसी के सामने व्यक्त किया जाए कि लगे कि अच्छा ये तो सामने में ऐसे हो रहा है, सब कुछ लगना चाहिए वैसा। ठीक है, जिसको स्केच वगैरह का नाम सुनो, स्केच जो बनाया जाता है किसी भी चीज का, तस्वीर बनाया जाता है ना, तो ऐसा तस्वीर हो जो लगे कि बोल उठे, अभी बोलने लगे। यहाँ बोला गया कि राम वृक्ष, यहाँ से एक पॉइंट जो है जबरदस्त है जो याद रखने वाला है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जो बाल गोविंद भगत के कौन है? लेखक क्या है, कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। और बाल गोविंद भगत जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर है क्या? रेखा चित्र। तो रेखा चित्र क्या होता है आगे देखेंगे। सबसे पहले कि राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य के एक महान लेखक है, वो हिंदी के महान लेखक में जाने जाते हैं। कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। आप जो पढ़ रहे हो बाल गोविंद भगत, केवल यही चैप्टर जो है, इसी पाठ को जो है लिखे नहीं है कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो लिखे हैं कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य का एक महान लेखक है। बोला गया कि पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब पत्रकार समझते हो, जो मीडिया वाला जो होता है ना, जो आपको ऐसे पत्रकार एक ये नहीं समझना जो पेपर बांटने के लिए आता है, नहीं, जो पेपर में छापता है, जो पेपर में आपसे कोई कुछ पूछने के लिए आता है और उस चीज को फिर पेपर में छापता है, वैसे लोग हो जाएगा कौन? पत्रकार। और साथ में बोला कि वो क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी, यानी साथ में वो देश के लिए लड़ाई वगैरह, आजादी के लिए लड़ाई सब भी किए हुए हैं। कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। ये याद रखने वाला है कि उन्हें शब्दों का जादूगर कहा जाता था।
या उन्हें शब्दों के जादूगर के रूप में भी जाना जाता था। किसको? रामवृक्ष बेनीपुरी। तो शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता है? ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, कि शब्दों का जादूगर किसे कहा था? रामवृक्ष बेनीपुरी। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना है। चलो, ये सब नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन आप लोग ऐसे याद रखें कि इनका जो जन्म हुआ था रामवृक्ष बेनीपुरी का 23 दिसंबर 1899। लेकिन कहीं कहीं पे फिर लिख रहा प्रदीप, इधर देखो पहले, कहीं कहीं पे इनका जन्म 1899 नहीं देकर के 1902 भी दिया गया है, ठीक है। मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके अनुसार इनका जन्म 1899 में नहीं बल्कि 1902 में हुआ था, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसके मत अनुसार जन्म कब हुआ था? 1899 में। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन सब एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1899 को। कहा हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में, और उस जिला के बेनीपुर गांव में हुआ था। किसका जन्म? रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है, उस चैप्टर के लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। और ये जो पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर है क्या? रेखा चित्र, ठीक है। इसमें जो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, उसे शब्दों का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 में कौन से राज्य में हुआ था? बिहार राज्य। और बिहार राज्य के कौन से जिला में? मुजफ्फरपुर जिला, ठीक है। आगे बढ़ा कि 9 दिसंबर, देखो दिसंबर महीना में जन्म हुआ था इसका, दिसंबर महीना में मर गया। 9 दिसंबर, अच्छा दिसंबर है, सितंबर है, अच्छा 9 सितंबर 1968 को बिहार में इनका देहांत हो गया, यानी इनका निधन हो गया। किसका? आपको दिख रहा है बोर्ड? सही से दिख रहा है, चलो ठीक है। तो इतना सारा बात समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना? तो एक बार चलो एक बार रिपीट कर दो, बताओ तो बाल गोविंद भगत चैप्टर के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। और बाल गोविंद भगत चैप्टर किस टाइप का है? लेखक। इसके जो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, उन्हें क्या कहा जाता है? शब्दों का जादूगर। इनका जन्म कौन से जिला में हुआ था? बिहार के। अब मृत्यु कब हुआ था? 1968 में, ठीक है। अब आगे था, ध्यान सुनो, आगे क्या बोला गया है? रेखा चित्र किसको कहते हैं, है ना? तो अभी थोड़ा बताया आप लोगों को, क्या बोला गया है, सुनो। रेखा चित्र साहित्य की वह विधा है, यानी रेखा चित्र एक विधा है। विधा करने के बाद जैसे कविता, कहानी, निबंध होता है ना, तो उसी तरह से ये भी एक विधा है, साहित्य का एक विधा है, जिसमें शब्दों के माध्यम से, यानी जो लिख करके, उसी को हम बोलेंगे शब्द के माध्यम से, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या दृश्य को ऐसा सटीक वर्णन किया जाता है कि पाठक के मन में उसका एक जीवंत चित्र बन जाता है। यानी कहने का मतलब, आपसे कोई पूछेगा नहीं, एग्जाम से में नहीं पूछता ये सब, कि रेखा चित्र किसको कहते हैं, है ना? तो आप कहोगे रेखा चित्र का मतलब ये होता है कि कोई भी जो लेखक होता है, जब उस सब अपने शब्द के माध्यम से किसी कहानी को जब लिखता है ना, तो ऐसे ढंग से लिखता है कि लगे कि ये जो इसमें नाटक लिखा गया, वो सारा नाटक सामने में से नजर आ रहा है, मतलब पूरा कहानी लगे कि हाँ मेरे सामने चल रहा है ऐसे। तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे क्या? रेखा चित्र। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत, तो हम लोग को लगेगा कि अच्छा बाल गोविंद एक है, उसका बेटा। तो एक होता है सुनना, सुन करके बाहर निकाल देना। एक होता है सुनते सुनते उस चीज को ऐसे मन में ऐसे उतारना कि आपके मन में दौड़ने लगे, अच्छा बाल गोविंद भगत तो है और उसका एक बेटा है, उसका एक पुतौ है, ये है फन्ना चुना। तो बहुत संक्षिप्त में कहानी है, आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो आ क्या, ये समझ में आ गया। तो अभी शब्दों का जादूगर किसे कहते हैं? और बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? देखो अभी इसमें जितना सारा हम लिखे मेन पॉइंट इस चैप्टर का, उस पॉइंट को अभी नहीं बताएंगे, उस पॉइंट को बताएंगे सबसे लास्ट में। पहले हम यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, हाँ ये है रामवृक्ष बेनीपुरी। देखो ध्यान थोड़ा सुनना, ये जो कहानी है किस चीज पे आधारित है? तो एक ऐसे व्यक्ति, थोड़ा शांति से सुनना केवल, एक ऐसे व्यक्ति का कहानी है जो है मतलब है किसान, लेकिन उसका व्यवहार इतना अच्छा है, व्यवहार क्यों लगता है क्यों क्या है? साधु है, मतलब साधुओं जैसा व्यवहार है, लेकिन है क्या? किसान। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बाल गोविंद भगत क्या थे? ऑप्शन में दे देगा साधु, ऑप्शन बी में दे देगा किसान या गृहस्थ,
सी में कुछ और दे देगा, डी में कुछ और दे देगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसान, यानी वो, या फिर वहां पे गृहस्थ रहे ऑप्शन में तो हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में है कि साधु जैसा व्यवहार है लेकिन है गृहस्थ, ठीक है, व्यवहार वैसा है, इसका मतलब थोड़ी है कि वो है, हमारा व्यवहार रहेगा ब्राह्मण की तरह, पंडित की तरह, थोड़ी जरूरी है कि हम पंडिते रहेंगे। तो हाँ, बाल गोविंद भगत हमारे घर के बगल में इसका घर है, अभी नहीं रहे, मर गए हैं, तो गए थे, हम भी जाते, ये हम ही बैठे हुए हैं, केवल इधर का सोचना, उधर दूसरा पता नहीं कौन है। अच्छा, ये कौन, ये पता नहीं कौन है। फिर सुनो इधर, तो इस कहानी में या बोलेंगे इस रेखा चित्र में जो पूरा वर्णन किया गया बाल गोविंद भगत के द्वारा, बाल गोविंद भगत के द्वारा नहीं, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, तो उसमें ऐसे हम लोग बोलेंगे कि एक छोटा सा परिवार है। कैसा परिवार है? गाना सुने हो? गाना नहीं सुने छोटा सा परिवार वाला? कैसे सुनोगे आप लोग को? एक गाना के अलावा कुछ याद है? कौन गाना याद है आप लोग को? हाँ हाँ, ठीक है, सुनो अभी तक, सुनो। तो एक छोटा सा परिवार है, उस छोटे से परिवार में कितने लोग रहते थे? 3 लोग, जिसमें से एक है कौन? अरे कौन है भाई? बाल गोविंद भगत। आप कोई बातचीत नहीं करोगे, बाल गोविंद भगत, और एक है इसका, और एक है इसकी, ठीक लिखे है? अच्छा, चंद्र बिंदु पड़ेगा। अब चलो ठीक है, तो 3 लोग हैं, ध्यान से सुनो। अच्छा एक चीज बताओ, छोटा नहीं, ये जो है ना मंद बुद्धि बालक है, सुनो हल्ला न करो, यानी ये सुस्त है। कैसा है? सुस्त रहता है, सुस्त बोधा रहता है, मतलब उतना ज्यादा ज्ञान नहीं रहता है। और इसकी जो पत्नी रहती है, इसके बेटे की पत्नी, इनके पत्नी के बारे में तो इसमें बताने के साथ मर गए थे बहुत पहले, तो ये बहुत ज्यादा क्या रहती है? क्या रहती है? ऐसे ही लिखाएगा, सुशील, यानी क्या? हाँ, संस्कारी भी रहती है, सुंदर भी रहती है। किसके बहू? वेरी गुड, ठीक है। वैसे आप लोग देख नहीं रहे, सुंदर है। और इसका बेटा देख रहा, चुपचाप आंख ऐसे देख रहा है, मतलब ये कैसा है? सुस्त है, बोधा है, उतना ज्यादा इसके पास नॉलेज नहीं है। सब ध्यान सुनना। तो बताओ, बाल गोविंद भगत के पास कितना बेटा था? अब बहू कितना? बहू भी एक, बेटा कितना? वेरी गुड। तो बहू कैसी थी? सुशील और सुंदर, और बेटा कैसा था? सुस्त, हाँ, मंद बुद्धि। ठीक है ठीक है, शांत रहो। अब क्या हुआ कि ये एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जो बाल गोविंद भगत है वो किस टाइप के व्यक्ति है? गृहस्थ, यानी गृहस्थ यानी खेती बाड़ी करने वाला। कौन? बाल गोविंद भगत। ध्यान सुनो, तो खेती बाड़ी करते हैं, और जैसे नॉर्मल आम किसान आप लोग देखे होंगे, क्या हुआ? आम किसान जो रहता है नॉर्मल, वो क्या करता है? खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता है। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा अलग बात था, इसलिए तो इनके बातों को इसमें लिखा गया। ये खेती बाड़ी तो करते थे, लेकिन ये बहुत बड़े पुजारी भी थे। तो इसका कहने का मतलब साधु नहीं थे, ठीक है। ये अपना जो गुरु जो है, आदर्श जो है, किनको मानते थे? किनको? कबीर। कबीर का नाम सुने हैं? वही कबीर जिनका जन्म हुआ था हिंदू परिवार में और पालन पोषण मुस्लिम परिवार में, ठीक है। और कबीर शायद अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, उसका अर्थ हमको अभी नहीं पता, लेकिन कबीर अरबी भाषा का शब्द है। चलो थोड़ा ध्यान सुनो, बड़ा बातचीत पीछे हो रहा है। तो बाल गोविंद भगत के पास 2 बेटा, अच्छा 1 बेटा था, ठीक है। और बाल गोविंद भगत अपना आदर्श जो है किसको मानते थे? कबीर को। कबीर को मानते थे और कबीर के गाए गए गीतों को ही गाते थे। कौन? बाल गोविंद भगत हमेशा अपना। और सबसे मेन बात क्या था कि ये जब खेती बाड़ी करते थे, और देख रहे हो हाथ में क्या है? डमरू है। तो ये संगीत साधना में भी लीन रहते थे, यानी बहुत ज्यादा अपना गीत भी गाते थे।
और आप लोग को शायद बोला गया होगा या सुने होंगे कि ऐसा ऐसा गीत इनका रहता था। जैसे एक गीत धन रोपनी के समय में गाता था, धान जिस समय रोपा जाता था, समझ रहे ना? कब कब रोपता था, सॉरी कब गाता था? हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि धानों रोप रहा था, इसका आंख बंदे लग रहा है। हाँ, एक चीज देखो तो इसका धान रोपा रहा, उधर देखो तो फसल उधर हो गया है ना। अच्छा, एडिट है। चलो सुनो, तो अभी हम क्या बोले हैं, क्या बोल रहे थे? बाल गोविंद भगत था क्या? वो गिरस्थ। कहते क्या थे? साधु। साधु कहने का कारण क्या था? कि वो लंबे लंबे बाल दाढ़ी रखते थे और गोरे चिट्टे व्यक्ति, और लगभग में उम्र इसका कितना था? 60 से लड़का क्या हुआ भाई? अच्छा, वो बगल वाला मार रहा है? कौन कौन कर रहा है? बहुत समझदार हो ना? वही चीज देख रहे हो, किधर देखोगे? इधर 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 ध्यान दो, ध्यान। आपके सामने में आकर कैसे करेगा? चलो देखो इधर। तो बाल गोविंद भगत का उम्र कितना था? 60 से अधिक। ये गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। दूसरा बात बोला गया कि ये जो है ना कनफटी टोपी पहनते थे। कैसा? कनफटी टोपी जानते हो ना, जो यहीं तक गोलाकार रहता है, जो मिथिला के लोग सब पहनते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो टोपी नहीं। ओए, मिथिलांचल में जो टोपी पहनते, विद्यापति का टोपी देखे हैं? वैसा टोपी, कनफटी टोपी। और बोला है कि रामानंदी चंदन लगाते थे। रामानंदी चंदन यानी नाक के यहाँ से शुरू होता था, यहाँ तक खत्म होता था। ठीक है, ऐसा चंदन करते थे कौन? बाल गोविंद। समझ में आ रहा? तो बाल गोविंद के पास कितना बेटा था? और बेटा कैसा था? तेज तराक, वो सुस्त था। ठीक है, मंदबुद्धि बालक था। कौन? उसका बेटा। दूसरा बात बोला कि देखो, बाल गोविंद भगत जो खेत में जितना सारा फसल उगाते थे, जब वो अनाज के रूप में उत्पन्न होता था, उत्पादन हो जाता, मतलब फसल बन गया, तो उसको निकाल करके और ले जाता था घर। नहीं, सबसे पहले ले जाता था कबीर मठ, यानी कि जहाँ पे कबीर को मानने वाले लोग सब रहते हैं, है ना। तो कबीर मठ जो ले जाते थे वो सीधे अनाज को, तो इसके घर से कबीर मठ की दूरी कितना था? कितना कोस? तो इनके घर से था 4 कोस दूर था। ठीक है, अच्छे से आ जाएगा। और यहाँ जा करके जितना सारा फसल का उत्पादन हो गया, सबको यहाँ पे रख देना है। और उसके बाद यहाँ से इनको मिलता था, उस पूरे में से जो भी मिलता था उसको प्रसाद के रूप में मान करके घर चले आते थे, और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। तो इतना सर्वात याद हो गया कि बाल गोविंद भगत के पास कितना बेटा? एक बेटा, वो भी मंदबुद्धि था। बाल गोविंद भगत का उम्र कितना था? 60 से ऊपर। और बाल गोविंद भगत कैसा टोपी पहनते थे? कनफटी टोपी। और चंदन कैसा करते थे? और उनका व्यवहार कैसा था? साधु जैसा। साधु जैसा मतलब आप लोग साधु का घर में देखते होंगे, तो अभी का साधु थोड़ा मतलब अलगे लेवल का है। ठीक है, बहुत सारा ऐसे साधु भी होते हैं जो झूठ तो भर दिन बोलते रहते हैं, नहीं, अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल देगा, झगड़ों लगा देगा। तो साधु अभी के नहीं, पहले के तरह वो साधु जैसा व्यवहार रखते थे, लेकिन थे वास्तव में क्या? गिरस्त, खेती बाड़ी करने वाले व्यक्ति थे। बोला कि अपने जीवन में जो है ना, प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष है ना, प्रत्येक वर्ष जाते थे कहाँ? गंगा स्नान करने। कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने, है ना। और गंगा स्नान करने जाते थे, इसके घर से कितना दूरी था? 30 कोस। कितना था? 30 कोस। अब थोड़ा ध्यान सुनना कि गंगा नहाने जो जाते थे, गंगा में स्नान करने, तो जाते समय और आते समय, यानी कि बीच में कहीं पे वो खाना पीना नहीं खाते थे। यहीं से खाना खा के जाते थे, फिर आने के बाद खाना खा देते। कौन? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत। तो इसके घर से कबीर मठ की दूरी कितना था? और बाल गोविंद भगत किसको अपना साहब मानते थे? कबीर को। किसको? कबीर को। ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरा पॉइंट जो है, जो याद रखना आप लोगों को,
ये सब लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, सब जो जितना ही लिखवाएंगे उतना ही लिखना है। अभी सब नहीं कुछ करना है, आराम से बैठो, इतना धर फलाना कहला। आगे सुनो, सुनो। अब बोला गया कि बाल गोविंद भगत में गिरफ्त वाला समझ लिए। एक जो पॉइंट आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल गोविंद भगत एक उनका क्या बोला गया कि कार्तिक से फागुन तक उनका क्या चलता था, प्रभातिया, यानी कि उस बीच में वो डेली जो है उठ करके और स्नान करने के लिए जाते थे, कितना भी ठंडी हो। अब खुद सोचो, कार्तिक समझते हो ना कौन से महीना को, कार्तिक में जो छठ होता है तो छठ से लेकर के और अभी जो होली होगा उस महीना तक जो है तो कैसा ठंडा रहता है सुबह में। तो जिस समय 4-5 बजे में सब सोया रहता, उसी समय वो उठ करके निकल करके आकर के नहा लेते थे पोखर में, और वहीं पर बैठ करके साइड में आराम से एगो काला कंबल ओढ़ करके, कैसा, हाँ, तो कंबल कैसा ओढ़ते थे वो, काली कंबली कौन ओढ़ते थे, बाबर, बाल गोविंद भगत। काली कंबल कौन ओढ़ते थे, और उसी को ओढ़ करके उतना सवेरे सवेरे खंजरी बजाना स्टार्ट करते थे। खंजरी समझते हैं, जो चलनी के टाइप का होता है बजाने वाला, कभी देखे होंगे आप लोग, ठीक है, तो वो बजाना शुरू करते थे कौन, बाल गोविंद, और उसी के माध्यम से गीत भी गाते थे। अब बोला है कई बार ऐसा हुआ है कि रात रात में जो भादों का जो रात होता है, जिस भादों के रात में इतना अंधाधुंध बारिश होता है, दूसरा बात कि बारिश के साथ साथ आप देखोगे तो बारिश जब खत्म होता है बारिश, तो आसपास में अलग अलग प्रकार के कीड़ा इतना जोर जोर से टर 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 करता था, अलग से मेढको टर टर करते रहता है, तो उसका आवाज अलगे रहता है। लेकिन उतना आवाज के बावजूद जब बाल गोविंद भगत रात में गाते थे गाना, तो गांव के सभी लोग सुन करके मंत्र मुग्ध, यानी कि एक तरह से आश्चर्य से भर जाते थे। कौन, गांव घर के लोग, क्योंकि इनका गाना ही अलग लेवल का होता था। एक गाना क्या था बता, तो बताओ, एक गाना था, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस कौन, किसका गाना था ये? अब आप लोगों से पूछ देगा, नहीं पढ़ोगे तो आपको हो सकता है निरहुआ का होगा, नहीं तो खेसारी लाल का, पवन सिंह का, लेकिन ये गाना किसका था, बाल गोविंद भगत का। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, यानी लोगों को बोल रहे कि आप लोग जागते रहो, है ना। कौन, ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, और भी कई सारा गीत गाते, जैसे गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चेहक उठना, है ना। ये गाना सब किसका है? तो आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछेगा, बोलेगा नहीं कि गाना लिखो, है ना। हो सकता है कहीं ऑब्जेक्ट में पूछ दे कि तेरी गठरी में लगा चोर जाग जरा, इस संगीत को कौन गाते थे, तो बाल गोविंद भगत। और बाल गोविंद भगत फिर से सुना है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, सुन लिए, किसका गाना है? तो बाल गोविंद भगत किस कलर का कंबल ओढ़े होते थे? समझ में आ गया। और ये अपना साहब किसको मानते थे? कबीर को। कबीर मठ जो था इसके घर से कितना दूर था? 4 कोस। और गंगा स्नान करने कितना कोस? 30 कोस प्रत्येक वर्ष जाते थे। कौन? तो एक तरह से हम सीधे सीधे बोलेंगे कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो साधुओं का जैसा व्यवहार करते थे। वो बिना किसी से पूछे किसी दूसरे का सामान छूते तक नहीं थे। कौन? जितना उनके पास है उसी में खुश रहा करते थे, कभी किसी से कुछ भी कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं करते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। तो इसलिए जो है हम कहेंगे कि बाल गोविंद भगत थे तो गृहस्थ, खेती बाड़ी करने वाले, लेकिन उसका व्यवहार कैसा था? साधु जैसा। तो क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? तो आप कहोगे बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते थे, है ना, वो गृहस्थ थे, लेकिन उनका व्यवहार साधुओं जैसा था। वो बिना किसी से कुछ पूछे, है ना, कोई सामान नहीं लेते थे, मतलब दूसरा का सामान नहीं लेते। दूसरा कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, है ना, वो साधुओं जैसा व्यवहार करते थे। और साथ में बोला है कि ये जो तुलसी के जड़ों का माला जो है ना पहनते थे। कौन? हाँ, तुलसी के जड़ों का। कनफटी टोपी पहनते थे। दूसरा रामानंदी वाला चंदन, रामानंदी कर रहा है तो आप लोग मन में नहीं कि रामानंदी है क्या? तो देखो रामानंदी नहीं है, रामानंद थे, जो आज से रामानंद जो आज से लगभग तो 800-900 साल पहले,
है ना। भारत में वैष्णव धर्म एक होता है जिसमें श्री कृष्ण को ज्यादा मान्यता दिया गया, उसका प्रचार प्रसार शुरू किए थे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, यानी अपने लोगों के क्षेत्र में प्रचार प्रसार खूब किए थे। तो वही रामानंद जो चंदन करते थे, इसलिए बोला गया कि उस चंदन को बोला गया रामानंदी चंदन। जो कौन करते थे? इसमें कौन करते थे? बाबू। ठीक है, जिसका उम्र 60 से कम था, 60 से कम था, ऊपर था। ठीक है, तो बाल गोविंद के पास कितना? 2 बेटा था। अच्छा, 1 बेटा था। ठीक है, तो ये सारा बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। और शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुर। बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है वो विधा क्या है? और बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ गया ना। तो इतना सारा बात है। उनका प्रभातिया शुरू कब हुआ करता था वो आगे हम लिखा देंगे, आप लोग लिखना। कार्तिक से लेके फागुन, इस समय वो प्रतिदिन ऐसे सवेरे सवेरे उठ करके पोखर में स्नान करके और बैठ जाते थे खंजरी लेकर के अपना। अब खुद सोचो कि जो व्यक्ति इतने बूढ़े हो, आज जो है अभी के समय में 60 साल से कम उम्र का, जो 40 साल का हो जाता है, 50 साल का होता है, वो कहता है हम बाहर नहीं जाएंगे, अभी ठंडी उंडी मार दिया तो फिर। और इसको मतलब इनको जो कोई इस चीज का फिक्र नहीं था, और वो सवेरे डेली उठ करके जाते थे ऐसे स्नान करने के लिए पोखर में, और उसी समय जो वहीं पे आराम से बैठ करके अपना बजाना शुरू कर देते थे। क्या? खंजरी जो बजाना, गीत गाना शुरू होता। बाल गोविंद भगत ने उसका एक काल्पनिक चित्र बना लिया गया है कि मतलब ऐसे मान लिया गया आंखबंदी वाला, ये आंखबंद है। आंख बंद मतलब बहुत ध्यान कर रहा है, बहुत लीन है साधना में, बहुत भक्ति में है। ठीक है, क्योंकि हम लोग आंख नहीं बंद करते, क्योंकि हमेशा डर रहता है कहीं हमारे किताब नहीं तो कोई खा रहा है कुछ वो चोरी नहीं कर ले। इनको सबसे कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ गया? बताओ आप, बाल गोविंद के पास कितना बेटा था? बताओ। अच्छा आगे बताओ ना, वो उनका एक गीत बता दो। शांत, तेरी मेरी, फिर तेरी मेरी हो जाएगा। अरे गाना क्या था उनका? एक और गाना था, बताओ सुजीत। ठीक बोल रहे हैं। अब एक तो आप लोग बोलते नहीं, आप लोग को हंसी आता है। हाँ बताओ, ध्यान से बताओ क्या था, बताओ। आप लोग को भी नहीं पता है। गोदी में पिया बा चमक उठे सखिया चिहुक उठना, ऐसा है। मतलब जो महिला है, जो स्त्री है, उसको लग रहा है कि जो मेरे पति है ना वो जा रहे हैं, लेकिन उनको एहसास दिलाया जा रहा है कि नहीं, तुम्हारे पति तुम्हारे गोद में ही है। कौन ऐसा इसमें बोल रहे, लिखे कौन है? और इस गीत को गाते कौन थे? बाल गोविंद भगत अपना साहब किसको मानते थे? और वो कंबल कैसा ओढ़े रहते थे? अब एक चीज सुनो ध्यान से। ओए अभी जो बोले थे, ए लड़का क्या हुआ? जैसे लग रहा पूरा शराब उराब पी करके बैठे हुए। गाना का नाम नहीं मिलेगा उसमें, सुनो ध्यान से, ना यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वो केवल हिंदी बुक में मिलता है। सुनो, सब बुक जो है यूट्यूब पे, सब गाना यूट्यूब पे नहीं मिलता है, कुछ गाना किताबों में मिलता है। हाँ चलो ठीक है, सुनो इधर सुनो। ए लड़का, तो अभी क्या बोले थे कि उनका प्रभातिया कब से कब तक शुरुआत कर? बिल्कुल ठीक है। और भी सारा चीज सब की धन रोपनी करते हैं, कादों में लिपटे रहते हैं। महिलाएं जो है मेर पर कलेवा लिए बैठी रहती है। जैसे धान जो रोपता है ना, धन रोपनी होता है, तो उसमें देखेंगे गांव घर की महिलाएं जाती है कहाँ? हाँ, नाश्ता लेकर के, जिसको कलौ कहा जाता है। तो कलौ को यहाँ लिखा गया कलेवा। तो कलेवा का मतलब कलेजा नहीं समझना है, कलेवा मतलब कलौ, जिसको हम लोग बोलते हैं नाश्ता, यानी ब्रेकफास्ट। आप बूढ़ा को जाकर कहेगा कि देखिए बाबूजी आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। सुनो, ओए ऐसे कहीं बोल दिया तो उधर से बूढ़े लोग बोलेंगे अस्तगफिरुल्लाह, क्या बोल रहे हो? बोलो क्या? कलेवा। कलेवा मतलब जलखै भी बोला जाता है इसको। जलखै बोला जाता है। अच्छा इसी टाइप का बोला। अब पता है, ओए लड़की, पहले के समय में
अभी तो कोई खेती बाड़ी में से हमको नहीं लग रहा कि खाना ले जाता होगा, बहुत सारे कम लोग, बहुत कम। आज से लगभग तो 40 साल पहले की बात है, जिस समय हम -10-15 साल के होंगे, यानी कि आज से लगभग 10-12 साल पहले, हाँ 10-12 साल पहले, या उससे भी आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो खेत वगैरह से में जो खाना जाता था, बढ़िया से कपड़ा उपड़ा में बाटी वगैरह से में रख करके जो जाता था, तो घर पे खाना नहीं खाते और उस खेत में जा करके, और जो बूढ़े लोग खाते थे उसके साथ बैठ कर खाने में अलग ही मजा आता था। नहीं, और उसी में रहता था मरुआ का रोटी तो मकई का रोटी। अभी कल गए थे, परसों गए थे मिथिला हाट घूमने, तो इंसान को बड़ा बुर्बक बनाने का बहुत अच्छा दिमाग लगा है। बताया था मरुआ का रोटी, मकई का रोटी, तो एक मकई के रोटी में कम से कम 6 टुकड़ा करके देता है, 6 गो प्लेट में। प्लेट रहता है 300 के आसपास का, और वह आलू गोभी का सब्जी, कनी सनी अचार देता, कनी सनी साग देता, कनी सनी प्याज बस नहीं देता है, और उसी का इतना पैसा ले लेता है। और सब जाता क्या कि ये ऐतिहासिक भोजन है हम लोग का। अब पता है सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गया कि वहां गए तो सबसे पहले बिस्लेरी का बोतल ला कर रख दिया। घैला में कब पानी लाओ ना, फ्री का पानी, फ्री में आज कुछ नहीं मिलता है आजकल। चलो, तो इधर ध्यान समझना कि इतना, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत क्या थे? बाल गोविंद भगत क्या थे? गिरस्थ। लेकिन उनको क्या कहा जाता था? क्योंकि वो साधुओं जैसा व्यवहार करते थे। समझना? अच्छा, लास्ट में ये है अच्छी, देखो क्या है, आपको पता होगा ना, ये आग नहीं ताप रहा है। देखो ये जो है, सुनो, नाच नहीं रहे आप लोग, ध्यान सुनो। आप बताओ बाल गोविंद भगत नाचते थे कि गाते थे? अरे पहले इधर सुन लो, एक 3 हाथ है, तो लड़की जो है देवी का रूप होता है, तो इसलिए तीसरा हाथ आ गया था। ध्यान से, अब पता है इसी को कहा जाता है, पता है क्या कहा था भाई? नहीं, गूगल ऐसे लिखाता है, ऐसे को कहा जाता है। 2 गो हाथ रहता, 3 हाथ बन जाता है। आप अपना फोटो भी कभी कभी करोगे इसमें। हाँ चलो, अरे भाई कितना का, कब का एडिटिंग है? 3 आज कितना तारीख है? तो 3 तारीख का होगा, क्योंकि ये रात के लगभग 3:30 बजे में हुआ था ये, तो हम नहीं किए थे, दूसरा किया था ये। हम यही करते रहते हैं, बड़ा मजा आता है, लेकिन आराम से चाय पीते रहो, ये काम करते रहो। अरे अपने बनाते भाई। हाँ, तो ये सब गूगल का ही काम होता है, 2 हाथ से 3 हाथ बन जाता है। ठीक, ये क्या है, तो आप लोग को बताते कि बाल गोविंद भगत थोड़ा, ओए लड़का ध्यान सुनो, बाल गोविंद भगत गाते थे या डांस करते थे, नाचते थे? नहीं, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेटे के, जब उनका बेटे का मृत्यु हो गया तो क्या कर रहे थे, तो ऑप्शन में जाएगा नाच रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे। तो मेन एक ही चीज आप लोग को बोला, वो गा रहे थे। कौन? बाल गोविंद भगत। थोड़ा ध्यान सुनो, गा क्यों रहे थे? और सुन लो, गा क्यों रहे थे, और इसी चैप्टर से एक चीज पता चलता है कि वो, उसको छोड़ दीजिए, इधर सुनिए आप लोग, कि हिंदू धर्म में जो है कोई मर जाता है तो बाजा क्यों बजाया जाता है, देखे होंगे ना। लेकिन एक चीज देखो भाई, हिंदू धर्म में भी या मुस्लिम धर्म में भी कभी कभी कुछ चीज ज्यादा हो जाता है। ज्यादा कहने का मतलब है, इतना तक तो ठीक है, समझने वाली बात है, इससे ज्यादा थोड़ा अलग लेवल का होगा। कल परसों हीरा सर को भी दिखाते एक वीडियो, रियल का वीडियो था, एगो बुढ़िया मर गई थी, उसको अर्थी पे से ले जा रहा है, और आगे में डीजे बजा के सब डांस कर रहा है, महिला सब डांस कर रही है, खूब हंस भी रही है, हम खुशी मना। लेकिन ये अलग टाइप का खुशी था, हमको लग रहा कि घर में जल्दी था कि मर जाए, खाना नहीं, जमीन उमीन सब हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि बाल गोविंद भगत का जो एकलौता बेटा था, उसका मृत्यु हो जाता, मर जाते हैं। और जब वो मर जाते हैं तो बाल गोविंद भगत रोने की जगह पे वो उत्सव मनाते हैं, खुश हो जाते हैं।
और खुश होकर के गाने लगते हैं। ये याद रखना, क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि बेटे के नहीं, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गंधर्व क्या करते हैं? गाने लगते हैं, गाते रहते हैं। हाँ, अब तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, इसे बताया नहीं गया है। ठीक है, दूसरा बात, इनकी पुतौह क्या करती रहती है? 3 गो हाथ हो गया, नहीं मिटेगा। अरे कैला नहीं मिटेगा, देखो तो। चलो ठीक है, एक बार। अच्छा, इस हाथ को छोड़ो ना भाई, इस हाथ से वो क्या। हाँ, तो बाल गोविंद भगत सुनो ध्यान से कि बाल गोविंद भगत की पुतौह रो रही है, गांव घर के लोग रो रहे हैं। हमको लग रहा है कि उसमें आप लोग रहते तो आप लोग बुढ़वा को मारबो करते। क्यों मारते? क्यों ढल्ला है भाई, आपका बेटा मर गया, आप हंस रहे हैं, मतलब गा रहे हैं इतना मस्ती में। और ये भी कह रहे हैं, केवल अपने नहीं गा रहे, बोल रहे हैं दूसरे को भी, क्या रे रोते क्यों हो? खुशी मनाओ, उत्सव मनाओ। क्यों? क्योंकि आज एक जो आत्मा है वो किसके पास पहुंच गया? परमात्मा। और इससे बड़ा चीज कुछ भी हो नहीं सकता। आप खुद सोचो कि आपका मन, आप लोगों से पूछेंगे कि आपका सबसे ज्यादा मन क्या है, कि क्या मिल जाएगा तो धन्य हो जाएगा, तो आप कहोगे हमको ना एगो एसी वाला रूम, एगो एरोप्लेन बढ़िया से मिल जाए, और फ्री में हमको सब जगह घूमने का, मतलब एगो पास मिल जाए, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं रहे। उससे बड़का चीज कुछ नहीं, हमको उतना ही चाहिए। लेकिन खुद सोचो कि उस सब के बदले यदि आपके सामने, आपके पास जो आपका ईश्वर है वही पहुंच जाएंगे और आपको कहेंगे कि चलो मेरे साथ, तो आप गए, आपके साथ क्या करने के लिए जाएंगे? ऐसा बोलोगे? आप तो कहोगे हाँ चले, मतलब आपको लगे, पहले तो यकीन नहीं होगा, ओए लड़का। और इससे बड़ा चीज कुछ भी संभव ही नहीं, क्योंकि लोग इतना सारा कर्म करता है इस पृथ्वी पे, इस कलयुग में, और उस कर्म करने के बाद उसको जाना होता है कहाँ? ऊपर ही, परमात्मा के पास। जैसे लग रहा है कि देखा है यमराज को। हाँ सुनो, तो परमेश्वर के पास जब जाना ही है, तब आत्मा का मिलन किससे होगा? परमात्मा से। तो इसलिए बोला गया कि आप लोगों को दुखी नहीं होना। इसलिए कभी भी कोई मर जाता है आसपास में, तो ये नहीं कि बच्चा की तरह रोने लगे। एक चीज तो सब कहता कि जो जिसको जाना था वो चला गया, तो इसका भी ये भी मतलब कि नाम से डांस करने लगे। एक तरह से आपको बैलेंस, यानी खुद पे नियंत्रण रख करके वहां पे रुकना है ना। और दूसरा बात, ऐसा भी नहीं कि कोई एक्सीडेंट में मर गया तो कहेंगे जो होना था सो हो गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसका दुख होता है कि शायद अभी नहीं जाना था लेकिन चला गया, हो सकता है इसका समय इतना ही हो। ठीक है, ए लड़की, समझा मेरा बात? तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जहां पे कोई मर जाते हैं, वहां पे जाते हैं तो रुक नहीं पाते हैं। वहां पे जाएंगे तो उसको बहुत ज्यादा, किसी को रोना आ जाता है, इसलिए भी नहीं जाते हैं। हम वहां जाते तो हमको हंसी आ जाता है। कोई मर जाता है तो वहां पे हम खड़ा रह ही नहीं सकते। हमको नहीं लग रहा कि आधा घंटा रुके तो बहुत बड़ी बात है। और लास्ट टाइम हम किसी मरे हुए को, हमको लग रहा मतलब 6 महीना पहले देखे होंगे, 4-5 महीना 6 महीना पहले देखे होंगे, और वो मिस्टेक से हम कहे कि नहीं जाएंगे, लेकिन कहे अच्छा चले जाते हैं, क्योंकि दूसरे कारण से वो मर गए थे। और देखे जहां रोना धोना स्टार्ट हुआ, आराम से हम निकल के चले आए, तो हमको हंसी आ जाता वहां पे। सच में बता रहे, तो हंसी आने का मेन कारण पता नहीं क्या है, हमको नहीं पता, लेकिन वो सब उतना नहीं। ये समझ में आ गया? तो इनका जब बेटा मर जाता तो बाल गोविंद भगत क्या करते हैं? गाने लगते हैं। ठीक है, गाने लगते हैं। थोड़ा ध्यान सुनो। और इसकी पत्नी जो है, बाल गोविंद की जो पुतौह रहती है, वो रोती रहती है खूब ज्यादा, और गांव घर के लोग भी खूब रोते रहते हैं। और सब लोग कहते शायद बूढ़ा जो है लग रहा पागल हो गया है, लेकिन बूढ़ा कहते नहीं, अभी जो समय है वो रोने धोने का नहीं है, बल्कि उत्सव मनाने, खुशी मनाने, क्योंकि जो आत्मा है वो किससे मिल गया? परमात्मा से। और इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, ध्यान सुनो। आप जो ये आग देख रहे हो ना, इसका मतलब ये समझ आए, तो नॉर्मल जैसे लग रहा है कि आग जला करके डांस कर रहा है बेचारा। तो मेन यहाँ पे इसका पूरा, जब इसको देखो, अरे फोटो जो लिया जाता है ना, फोटो बना, तो उसमें बड़ा दिक्कत होता है कि इस पूरे कैरेक्टर में क्या किया गया उसका फोटो लाना है। तो अब गूगल का काम है बना करके देना, ठीक है, कैसे बनना। तो इसका मतलब यह है, थोड़ा ध्यान सुनो। बाल गोविंद भगत सभी परंपराओं को तोड़ते हुए, जो पहले से परंपरा चलते आ रहा था,
उस परंपरा को तोड़ते हुए और अपने बेटे का जो है आग किससे दिलवाया? पुतौह से, है ना। लेकिन महिला आग देती है नहीं। और तीसरे हाथ से, थोड़ा ध्यान सुनो, अभी हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि इसमें मिस्टेक से आया हुआ है, फिर भी आप लोग जो समझ नहीं रहे। तो बाल गोविंद भगत अपने बेटे का आग किससे दिलवाया? पुतौह से। किससे? पुतौह से, जो कि ऐसा नहीं होता था, लेकिन उस परंपरा को तोड़ते हुए और अपने पुतौह से आग दिलाया। दूसरा बात सुनो, ये एक चीज का और सपोर्ट किए कि पहले के समय में कोई महिला विधवा हो जाती थी, यानी उसके पति मर जाते थे, तो पति मरने के साथ साथ उस पत्नी को भी, उस महिला को भी उसके साथ जिंदा जलना पड़ता था। हिंदू धर्म में ऐसा होता था, उसी को बोला गया सती प्रथा। यानी जो महिला पति के साथ जल जाएगी ना, वो अच्छी पत्नी होगी, है ना। सती यानी बहुत, मतलब एक तरह से अर्धांगिनी उसको बोलते, तब पति दूसरा शादी कर लेगा। उसमें ऐसा नहीं था, केवल महिला सबके लिए था कि यदि उसके पति मर जाते हैं तो उस महिला को उस पति के साथ जिंदा जला देंगे। तो ये होता था दो तरह से, एक होता था जबरदस्त, एक होता था अपने मन से। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से, कि इससे पूछा जाए कि तुमको सती होना है, और नहीं यदि सती होना तो तुम जीवन भर ऐसे विधवा ही रहोगे, शादी नहीं कर सकते दूसरा। महिला के लिए था। और पुरुष के लिए कि यदि वो उसकी पत्नी मर जाते तो दूसरा शादी कर सकता है। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, इधर सुनते रहो, खाली उसी पे ध्यान नहीं तो बल्कि एक दो बात दिमाग में रख लेते, बाद सब भूल जाते हो, है ना। अब पूछ देंगे एक दो क्वेश्चन। तो इसका जो है क्या किया, इस सब परंपरा को तोड़ते हुए, छोड़ो जो सब बोल रहा है, गांव समाज के लोग क्या बोल रहे हैं, हमको उससे क्या मतलब है। हमको वही करना है जो हमको अच्छा लग रहा है, और हमको करने, वो चीज करने से किसी दूसरे को दिक्कत नहीं है। एक चीज दिमाग में रख लो, ए लड़का, आप, हमको पहले लगता था कि हम कुछ कर रहे तो उससे समाज में प्रभाव पड़ रहा है। अभी जैसे हम कुछ खराब काम करेंगे तो समाज में प्रभाव पड़ेगा, सच में उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। सच में प्रभाव उसका नहीं पड़ता। 5 दिन, जैसे मान लो कि आप कुछ गुंडागर्दी वाला काम कर दिए, गांव घर में 5 दिन नाम लेगा आपका, अच्छा नहीं गलत वाला नाम लेगा, और फिर वो सब भूल जाएगा। आप कुछ अच्छा कर दे तो उसका भी गलत तरीका से, और कुछ अच्छा भी नाम लेगा, फिर 10 दिन बाद भूल जाएगा। वो ऐसा नहीं समझना कि कलेक्टर बन जाओगे तो डेली आप ही का नाम घर में जपते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना काम सब रहता है, ठीक है। तो इसलिए गांव घर में या कहीं भी आपसे किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ है बुराई करने से, फन्ना चिन्ना, लेकिन आपसे कुछ, आप कुछ भी कर दोगे उससे उसको कोई मतलब नहीं। इसलिए अपना मन का जो अच्छा काम है वो सब करते रहो। तो ये बाल गोविंद भगत उस परंपरा को तोड़ते हुए, और इसको, मतलब जो महिला है उसकी बहू जो है, इसके भाई को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जाओ इसको लेके जाओ और इसका दूसरा शादी करवा दे। अरे भाई ये विधवा हो गई, ये तो विधवा होकर कभी करेगी यहाँ पे, तो जाई भी नहीं करते, बोलते हम नहीं जाएंगे आपको छोड़ करके। हम यदि चले जाएंगे तो आपका सहारा कौन होगा, आपको चुल्लू भर पानी कौन देगा भाई। मतलब आपको जब पानी पीने का या कुछ भी चीज का जरूरत होगा तब कौन देगा। लेकिन फिर भी जो है जाति नहीं रहती, फिर भी जो ये बोलते कि यदि तुम आए तो तुम ही चले जाओ तो हम ही चले जाएंगे। कौन बोलते, तब जाकर के जो है ये चली जाती है। कौन, बाल गोविंद भगत की पुतौह, ठीक है। और वहीं उसके बाद उसके भाई जो है शादी वगैरह से जो भी हो करवाते हैं। तो बेटे का आग किससे दिलवाया गया, पुतौह से, ठीक है। ये चीज दिमाग में आया कुछ भी। चलो अब आगे सुनो थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा पॉइंट सुनेंगे, बहुत इजी है, आप लोग क्या समझ में आए। तो राम सुनो पहले एक बार जल्दी फटाफट सुन ले, 5 मिनट के अंदर खत्म। पाठ में जो चीज दिया गया आप लोग को बताया है कि राम वृक्ष बेनपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। महत्वपूर्ण बिंदु में है क्या, सो समझ लो, हल्ला बस नहीं करोगे, हल्ला नहीं करोगे। बोला गया ओए लड़का, ओए बड़का बहुत कचमच करते रहता है। पढ़ाई कितना अच्छा, तो पढ़ाई का लेवल कितना अच्छा है, या था अभी नहीं कर सकते, लेकिन फिर आप धीरे धीरे नीचे चले जाओगे तो फिर कामरान को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। फिर चलो कामरान कोई बात नहीं, एक और कम बैक करो रोहित शर्मा की तरह, है ना। चलो देखो इधर सुनो, तो जो चीज आई पढ़े वही चीज चैप्टर में दिया गया। ओए हाँ आया था, इधर सुनो। अब बोला कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व, ओए
व्यक्तित्व का मतलब बाल गोविंद भगत कैसे व्यक्ति थे, तो यहाँ बोला कि वे लगभग कितने वर्ष के थे, या उससे ऊपर के ही थे, और गोरे चिट्टे यानी बहुत ज्यादा उजले कलर के थे। कौन? दाढ़ी उड़ी सब पक गया था। किसका? जो कबीर पंथी टोपी पहनते थे, वही कबीर पंथी मतलब कनपटी टोपी पहनते थे, और कबीर को अपना साहब मानते थे। कौन? बोला क्या? और सुनो, शांत रहो। और माथे पर कैसा चंदन कौन लगाते थे? वेरी गुड। तो ये वाला याद रखना। दूसरा पॉइंट बोला गया यहाँ पे कि साधु की परिभाषा, यानी साधुओं जैसा उसका व्यवहार था। किसका? बोला गया कि भगत जी गिरस्थ होते हुए भी परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले साधु थे। यानी साधु का जो जो काम होता है, साधु का जो व्यवहार होता है, वैसा व्यवहार करते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। क्या होते हुए भी, मतलब खेती बाड़ी भी करते थे और साधु जैसा व्यवहार रखते थे, लेकिन वो साधु नहीं थे, गिरस्थ थे। बोला गया कि वे कबीर को अपना साहब मानते थे। यहां से क्वेश्चन आता है कि कबीर को अपना साहब कौन मानते थे, या बाल गोविंद भगत अपना साहब किसको मानते थे? कबीर को। और उन्हीं के गीतों और आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीतों को गाया करते थे और उनके कहे हुए बातों पर चलते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। ठीक है, उसके पास कितना बेटा था? अब संगीत साधना बोला कि भाई संगीत वगैरह से जो करते थे, गाते थे, वे अपनी खंजरी बजाकर कबीर के पदों को इतनी तन्मयता से गाते थे कि सारा गांव उनके संगीत के जादू में खो जाता। यानी कि देखो, जो व्यक्ति हमेशा गीत गाते रहा, सुबह उठा गीत गाने, तो आप देखोगे, आप लोग को पता है कि नहीं कि डेली जो है एक चीज आप कॉमन चीज सुबह सुबह सुनते हो, अजान, है ना? सुनते हो ना अजान? तो ये कॉमन चीज हो गया। मान लो किसी दिन आप लोग के गांव का अजान नहीं हुआ, तो आप लोग को आश्चर्य लगेगा, क्या अजान का नहीं हुआ? समझ में? तो उसी तरह से बाल गोविंद भगत के साथ भी ऐसा हुआ कि डेली जो गीत गाने वाले व्यक्ति थे, एक दिन गीत कुछ नहीं बज रहा, कुछ भी नहीं। गांव वाले को लगा क्या हो गया भाई, आज कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जब इनके घर पहुंचा गांव के लोग, कुछ लोग, तो देखा वहां पे क्या पड़ा हुआ था बाल गोविंद भगत का? पंजर। पंजर शरीर का मतलब क्या है? उसका लाश पड़ा हुआ था। किसका? क्योंकि बीमार थे, उमर गए। बीमार होने के बावजूद भी उसको मना किया गया कि सुबह में नहीं उठना है, तो ये उठते थे सुबह में, है ना? कौन? बाल गोविंद भगत। बोला गया है कि बेटे की मृत्यु पर दृष्टिकोण, जब उसके बेटे का मृत्यु हो जाए तो उस चीज को कैसे वो देखते हैं, क्या सोचते हैं। बोला गया कि जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने शोक मनाने के बजाय उसे आत्मा को परमात्मा से मिलन कहा और उत्सव मनाने को कहा। यानी जब उसका बेटा मर गया तो शोक नहीं मनाया और उस जगह पे कहा कि आत्मा जो है परमात्मा से मिल गया, इसलिए खुशी मना, है ना? और इसलिए वो गा रहे थे कि डांस कर रहे थे, गा रहे थे। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखना। आगे बोला गया सामाजिक रूढ़ियों का विरोध। आप लोग को बताया था थोड़ा देर पहले कि समाज में महिलाओं को शमशान घाट में भी जाना मना है। शमशान घाट में महिला नहीं जाती है। आप लोग में जाता है? अच्छा, आजकल महिला लोग, कोई कोई माई है, माई मर गई है, दादी बहुत हमसे प्रेम करती थी, दादी से बहुत लगा था, कुछ हो जाए हम तो पूरा दीवार चीर के चले जाएंगे सही, क्योंकि दादी से लास्ट टाइम तो बात करेंगे ना कि दादी एक सैया कहाँ रख दी थी, ये तो पूछ लेगी ना कि सरदा कहाँ रखी थी। जैसे महिलाएं लोग, जब महिला ने लड़की जब शादी करके जाती है तब देखे हो ये रोती रहती है ना, गाड़ी में बैठने से पहले मान लो वहां पे गाड़ी है, यहाँ पे ही है, रोना स्टार्ट की, तो जैसे लगता है गाड़ी तक पहुंचने में 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। कभी ऐसे रोएगी वहां जाके, कभी ऐसे आएगी, फिर ऐसे, सुन रहे? और कान में ज्यादा कहती रहती है क्यों वाला पैसा वहां पर रख दे, ले लेना, सुन रहे? तो ये सब देखो देखो देखो, तो सामाजिक रूढ़ियों का विरोध, उन्होंने समाज की पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए अपने बेटे की चिता को अपनी फोटो से आग दिलाई। समाज में ऐसा परंपरा है कि महिला जो है आग नहीं दे सकती, लेकिन उस परंपरा को क्या किए, तोड़ दिए, है ना? उस परंपरा का विरोध किए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी तो उसी का ना संतान है, नहीं है। जैसे बेटियों से आग कभी कभी होता है कि नहीं दिलाया जाता है,
लेकिन लास्ट में जब मजबूरी होता तो बेटी भी आग दे सकते हैं। तो सब ऐसे मान लो कि अपने हैं, चलो आग दे सकता है, ऐसा मान लेगा और कुछ भी नहीं। सुनो आगे। ओए, और पहले का प्रथा क्या था कि जो विधवा हो जाती थी तो उसका विवाह, विधवा का विवाह नहीं, लेकिन उसको भी ये विरोध कर दे कि विधवा विवाह का समर्थन, मतलब विधवा विवाह होगा। पहले के लोग बोले थे विधवा विवाह नहीं होगा, तो बोला उन्होंने अपनी बहू के भविष्य की चिंता करते हुए कि भाई ये ऐसे ही रहेगी, मतलब इसका पूरा जीवन ऐसे ही हो जाएगा, ये चिंता उनको था। किसको? बाल गोविंद भगत को। तो बोला कि अपने बहू के भविष्य की चिंता करते हुए उसके भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने का आदेश दिया, जो उस समय के समाज में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी, मतलब उस समय ऐसा नहीं होता था। और वैसा काम कौन किया था? बाल गोविंद भगत। थोड़ा और सुन लो, बस एक दो लाइन है। बोला गया है निस्वार्थ जीवन, यानी किसी से कोई झगड़ा उगड़ा नहीं, किसी से कोई लालच लोभ कुछ भी नहीं। इसलिए ना जितना सारा फसल का उत्पादन होता था कहाँ लेके जाते थे? कबीर मठ, जो कितना दूर था? 4 कोस। कितना? 4 कोस। बोला वे गंगा स्नान के लिए 30 कोस पैदल जाते थे और रास्ते में किसी से कुछ मांग कर नहीं खाते थे, कुछ भी मांग कर नहीं खाते, बल्कि घर से खाकर निकलते और वापस आकर घर पे ही खाते थे। कौन? बाल गोविंद। लास्ट में बोला कि भगत जी की मृत्यु, उनकी मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत रही। उमारे तो उतना थोड़ी शोर शराबा हुआ, आराम से चुप, सुबह में कुछ नहीं बज रहा, चुप हो गया, चले गए। कौन? बाल गोविंद। तो जब आप खुद पहले से मांग ही रहे हो पकड़ पकड़ के उसको, तो पहले मांग लो, हमको क्या बोल रहे? तो जिस टाइम लिया उसी टाइम ना हमको बोलते कि पहले अपना दिमाग लगाता है। नहीं दिया तो जब हमको पहले ना आप बोलते भाई कि देखिए टोपी ले लिया, अब जब 2 थप्पड़ लगा दोगे तब कहो कि देखिए तो हमको ही मार रहा है। मतलब हम पहले पुल को गिरा देंगे, कहेंगे देखिए ना पुल हमसे गिर गया। तो वे गीत गाते गाते ही एक भोर परलोक सिधार गए, परलोक पहुंच गए। कौन? यही था कहानी, इसमें और कुछ है नहीं। हाँ, इसमें क्या पूछेगा? इसमें देखो क्या क्या पूछेगा, सुनते रहो, जवाब देते रहो। बताओ बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? राम वृक्ष। अच्छा बताओ शब्दों का जादूगर किसे कहा था? बाल। बेनीपुरी का जन्म बेनीपुर में हुआ था, है ना? हमको लगा इसलिए उसका नाम भी बेनीपुरी हो गया है, बेनीपुर में होने का। अच्छा बताओ तो बाल गोविंद भगत पाठ की कौन सा विधा है? वेरी गुड। अच्छा बाल गोविंद भगत के पास कितना बेटा था?